हेलो नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम भारतीय कृषि की बात कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि, यानी ज़मीन की बात करते हुए उसमें कौन कौन सी कृषि कहाँ हो सकती है ये चर्चा हम कर रहे हैं। ये हमारा अध्याय जो है 3 है, लेकिन उसका लेक्चर नंबर आज हम 4 देखने वाले हैं और आज इसके अंदर हम दलहन कृषि की बात करेंगे। उसके बाद हम मसाले और भारत यानी भारत में कौन कौन से मसाले कहाँ हो रहे हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। आज हम दलहन में जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दलहन में वो सारी दालें आ जाती है। जैसे तिलहन में सिर्फ तेल नहीं होता है, तिलहन की खेती की जब बात की जाती है, तिलहन की फसल की जब बात की जाती है तो वो सारी फसलें आ जाती है जिनसे तेल निकलता है। वैसे ही दलहन का नाम आते ही वो सारी फसलें आ जाती है जो दाल के रूप में काम में ली जाती है। यानी अरहर जिसे हम तुअर कहते हैं वो भी इसमें आ जाएगी, जिसे हम मूंग की दाल कहते हैं, जिसे हम मोट की दाल कहते हैं, जिसे हम चंवले की दाल कहते हैं, सारी जो दालें होती है वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार होने वाला है। एक एक दाल को यानी दालें जो भारत की है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कौन कौन सी दाल होती है, किस प्रकार से होती है, आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और मसालों की बात भी हम करेंगे कि काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाल मिर्च और काली मिर्च जो है उसमें क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना। तो हम इस लेक्चर को एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में याद भी करेंगे। जैसे हमने गेहूं और चावल को याद किया था, इतनी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बेहतरीन तरीके से इसको भी उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करूँगा और आपका जो भरपूर प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो हम इसको पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है दलहन, और इधर एक कटोरी में सारी दालें जो है वो भरी हुई आपको दिख रही होगी। दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, है ना। हम पढ़ रहे हैं दलहन। क्या पढ़ रहे हैं? दलहन। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में दालों की कमी ही नहीं है, हर घर में 2 टाइम में से 1 टाइम दाल मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? और बच्चों को आता भयंकर गुस्सा, मम्मा ऐसे क्या कर रहे हो, कल भी दाल आज भी दाल, मुझे नहीं खाना है। दाल में होता है प्रोटीन, इसलिए उसे प्यार से खाया करो, डबल प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? डबल प्रोटीन, है ना। दालें बहुत ज़्यादा होती है, भारत बड़े उत्पादकों में से एक है। विश्व के कुल दाल उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, चावल में दूसरा, गेहूं में दूसरा। पूरे विश्व का चावल कितना? लगभग 22%। पूरे विश्व का गेहूं कितना? लगभग 13%। लेकिन दाल जो है उसमें हम पहले स्थान पर है। किसी स्थान पर है? सारी दालें जो है उनमें हम पहले स्थान पर है, लेकिन कुछ दालें हैं जिनमें दूसरा स्थान है। लेकिन ऑल ओवर दालों को, यहाँ जो दलहन का स्थान दिखाया गया है, दलहन का मतलब दाल है। बस अब मैं दलहन बोलूंगा आप समझ जाएंगे दाल है। दलहन में यानी सारी दालों को एवरेज औसत के हिसाब से देखें तो भारत नंबर 1 पे है दालों में, ठीक है। इसलिए खाओ दाल, है ना। विश्व के कुल दाल उत्पादन का लगभग 24% हमारे भारत में होता है। कितना? 24% भारत में उत्पन्न होता है। यानी हम दालों का निर्यात करते हैं, कभी भी आयात नहीं करते हैं। यानी हम पूरे संसार को यहाँ से दाल भेजते हैं कि हम दाल खा रहे हैं, दोनों टाइम में से 1 टाइम आप भी खाओ, इससे प्रोटीन मिलता है। इससे क्या मिलता है? बड़े प्यार से उनको समझाते हैं, वो ले लेते हैं बेचारे, है ना। तो थोड़ी हमारे जो है 1 टाइम सब्जी मिल जाए इसलिए करते हैं क्या ऐसा। प्रोटीन जो है भरपूर है, इसलिए निर्यात जब इसको करते हैं तो अच्छा पैसा आता है और लोग ले भी लेते हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग क्या है? दाल बोई जाती है। आप जानते हैं जब हम चावल पढ़ रहे थे, जब देख रहे थे कि लगभग 25% भाग पर यानी 1/4 भाग पर सिर्फ चावल थे, लेकिन इसकी अगर बात करें तो 11%। कितना? 11%, ठीक है ना। क्योंकि आधा तो ये 25% तो अकेला ही लेके बैठा था चावल, बाकी 11 कौन लेके आ गया? दाल लेके आ गया। दाल के बाद तो सिर्फ तिलहन ही बचेगा, ठीक है ना। हाँ, तो 11% भाग पर दालें होती हैं। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसलें होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। शुष्क का मतलब होता है गर्म क्षेत्र में, वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। यानी सूखे क्षेत्रों में दाल कम होती है। शुष्क का मतलब सूखा, क्योंकि वर्षा कम है, सूखा मतलब वर्षा कम। समझ गए? आगे देखिए, दालों के उत्पादन क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि नहीं होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है। मतलब एक क्षेत्र तो ऐसा है जहां बिल्कुल नहीं हो रही है,
शुष्क क्षेत्र है, एक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा हो रही है। तो औसत ऑल ओवर तो 11% है, पूरे विश्व में तो हम प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति भारत की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो दाल थोड़ी थोड़ी आती है, तो प्रति व्यक्ति उत्पादक के हिसाब से कम है। भारत में दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, ठीक है, यानी दाल से ही सबसे ज्यादा प्रोटीन हम लेते हैं, ठीक है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर उसका स्थिरीकरण मृदा में करते हैं, इससे मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। देखो ये क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये खेत है, सर ये तो खेत है ही नहीं, ये खेत है और इसमें मान लो कि मक्का बोया, ठीक है, दूसरी बार हमने इसके अंदर पहली बार मक्का बोया, एक बार हमने चावल बो दिया इसके अंदर, एक बार हमने इसके अंदर गेहूं बो दिए, एक बार इसके अंदर हमने मूंगफली बो दी, क्या बो दी, मूंगफली, ठीक है, ये बो दी। अब दूसरी बार हम देखेंगे कि इस खेत के अंदर ये फसलें जो है दोबारा नहीं बोएंगे, दोबारा नहीं बोएंगे। ऐसा क्यों भाई, दोबारा इन फसलों को हम नहीं बोएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये अन्याय क्यों? क्योंकि इसकी उत्पादक क्षमता जो है इस खेत की, ये जो खेत है इसकी उत्पादकता कम हो गई, उत्पादकता कम, और जब उत्पादकता कम हो जाती है तब उसके अंदर दालें बोई जाती है। क्या बोई जाती है? दालें बोई जाती है, दलहन बोई जाती है, बोई जाती है। दलहन फसल जो होती है वो इस खेत का पुनः उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है, पुनः उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, इसकी बढ़ जाती है, पुनः उत्पादन क्षमता इसकी बढ़ जाती है। किस खेत की? इस खेत की। क्यों? क्योंकि इसमें जो गुण थे वो कृषि जो है, हमने मक्का और गेहूं चावल जो भी बोए हैं वो पूरा उसको सोख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, पोटास, ये सब कुछ मिट्टी में हुआ करता है। चूना, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब कुछ जो फसल होती है पूरा जो है पूरा उसको चूस लेती है, यानी पूरा उससे ग्रहण कर लेती है, तो मिट्टी में कुछ बचता नहीं है। अगर दोबारा वही फसल आप बो देते हो तो फिर उसमें तो कुछ है ही नहीं, चूना पोटास तो सब गायब है। इसलिए उस मिट्टी को, उस जमीन को, उस खेत को कुछ रेस्ट चाहिए होता है, और वो रेस्ट खाली रख के तो रख नहीं सकते हम। अगले साल ऐसा थोड़ी हम फसल ही नहीं करें। तो इसमें दलहन फसल जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गए, मोठ हो गए, है ना, अरहर हो गया, है ना, जितनी भी दालें होती है वो बो सकते हैं हम इसके अंदर, तो पुनः उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो ये यही लिखा गया है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करती है दालें जो होती है, और मिट्टी को मजबूत कर देती है। यानी वायुमंडल हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है उससे दालें जो है ग्रहण करती है, क्या? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ग्रहण करके मिट्टी में छोड़ देती है, जिससे दोबारा ये फसलें जैसे ही हम करेंगे मामला सेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा दाल कहाँ? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा दालें कहाँ उत्पादित होती है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा चावल कहाँ? पश्चिम बंगाल। उत्पादन में पंजाब। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ? यूपी में। उत्पादन में फिर पंजाब। ठीक है ना, तो ऐसे कंपैरिजन करते हुए चलना है। पहले बात हो चुकी है, अपनी कमिटमेंट हो चुका है ना, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश है, लेकिन देश हमारा पहला है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत दाल का। ठीक है, हाँ, कितना कर देता है मध्य प्रदेश अकेला ही? 33%। कितना कर देता है? 33%। तो अकेले मध्य प्रदेश में दाल है, जिधर जाओ उधर दाल, इधर देखो दाल, इधर देखो दाल, इधर देखो दाल, जिधर देखो उधर दाल। अरे कितनी दाल? दाल ही दाल, 33%। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्रम से राजस्थान 15.71%। ठीक है, हम ठीक है, राजस्थान वालों का ठीक है। अच्छा वो हम एमपी में नहीं थे तो दोनों टाइम दाल खानी पड़ती। ठीक है ना, यहाँ एक टाइम तो राजस्थान में बन ही जाती है ऑलमोस्ट, है ना। और हम जैसे बच्चे जो हॉस्टल में रह के पढ़े उनके तो 2 टाइम में से 1 टाइम तो पक्का दाल थी। घर पे तो हम नाटक भी कर सकते हैं, हॉस्टल में तो खानी ही पड़ती है। आप में से कोई हॉस्टल में रहा है तो बताना। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश 10%, महाराष्ट्र 9%, कर्नाटक 8%, ये सब है। यूपी में कितना परसेंट? 10%। तो ये कोई यूपी राजस्थान वाला मामला लगभग सेम ही आ जाता है, 10-15 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। 33% आप सोचो कितनी उत्पादित करता है। ठीक है, महाराष्ट्र 9% और कर्नाटक 8%। याद कर लेना इनको यहीं। सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। फिर कौन आ रहा था मध्य प्रदेश के बाद? राजस्थान, है ना। ठीक है,
यानी कि मतलब ऐसा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में व्यक्ति जिया तो भी दाल खाते खाते जिया और मरा तो भी कैसे मरा, दाल खाते खाते ही मरा। यानी इससे तो मध्य प्रदेश याद हो जाता है और इससे राजस्थान। तो दाल खाते खाते कौन मरा, जो ज्यादा दाल खाई। याद करने के लिए करें, मरा मतलब मैं से मध्य प्रदेश और रे से राजस्थान, दोनों याद हो जाते हैं। 33 और 15, बस इतना याद कर लो। अब 15.71 है तो इसको राउंड फिगर 16 बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। भारत में दलहन के अंतर्गत आने वाली फसलों में चना दाल है। चना क्या है, दाल है, ठीक है। अरहर दाल है, तुअर की दाल है। मूंग दाल है। मसूर की दाल, मटर भी दाल में गिने जाते हैं। उड़द या उड़द भी दाल है। खेसारी भी दाल है। ये सब दालें हैं साहब, क्या है, दालें ही दालें हैं। आज सर आज क्या लेके आए हो, दाल लेके आए हैं। क्या लेके आए, दाल लेके आए हैं और दालों को पढ़ रहे हैं। भारत पहले स्थान पर है, बड़े प्राउड फील की बात है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा दाल होती है। राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है जिसमें 16% क्षेत्र पे दाल होती है, 15.71। चन्ना, मटर, मसूर, उड़द। देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है, ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी न्यूज है वो। विश्व कन्या जो होती है ऐसे माइक लेके आती है, देखिए देखिए सनसनी खबर। ऐसे क्या सनसनी खबर लाती है, फिर खबर आती है, देखिए सनसनी खबर, 3 बैल पुलिया पर लड़े। एक लाल वाला नीचे गिर गया, पीला वाला साइड में गिर गया, एक बैल अभी भी गंभीर रूप से घायल है। बोलो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज विश्व कन्या जो होती है वो दे रही। ये भारत का मीडिया 126वें स्थान पे कुछ चल रहा है, क्या उम्मीद करे उससे, है ना। अच्छा है, भारत का मीडिया अच्छा है ना, कहीं क्लिप चली जाए उनके पास, ठीक है ना। तो चन्ना, मटर, मसूर, उड़द बहुत महत्वपूर्ण बात है, रबी की फसल है। लेकिन अरहर, मूंग आदि खरीफ की फसल है, पक्का याद रखे। मूंग और अरहर जो है खरीफ की फसल होगी। मूंग अगर खरीफ की है तो मोट भी खरीफ की है। चौला एक फसल होती है वो भी खरीफ की है। तो मूंग और अरहर, तुअर जिसे हम लाल चना कहते हैं, तो चने की तरह दिखती है, लाल चने के नाम से। अरहर, मूंग आदि खरीफ है। जबकि ऊपर जो मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी, चना, मटर, मसूर, उड़द। चना, मटर, मसूर, उड़द रबी की है। पक्का याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे बढ़ो सर, ठीक है। ये आ गया जिसका इंतजार था। कौन है ये, चना है। कौन है ये, चना। चना उपोष्ण, उपोष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म वाले क्षेत्र में, कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। ये वर्षा आधारित फसल है। कैसी है, वर्षा आधारित है, बिना वर्षा के हो ही नहीं सकता चना। देखो ये चना, काले चने सुबह सुबह रात को भिगोकर सुबह खाने से घोड़े वाली ताकत आती है व्यक्ति में, घोड़े की तरह दौड़ता है वो, है ना, मिल्खा सिंह बन जाता है थोड़े समय में। जो बच्चा आर्मी वार्मी की तैयारी करते हैं वो पक्का ये खाते हैं। जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है वो भी ये खाते हैं, ठीक है ना। ये सोजत वाला जो पाली झालोर सांचोर वाला जो अशोक देवासी पक्का खाता होगा, है ना। अशोक खाता है कि नहीं खाता है, रेगुलर लेक्चर देखता है, इसे पता भी चल जाएगा तू देखता है कि नहीं देखता है, ठीक है ना। हाँ, तो चना उपोषण कटिबंधी का मतलब, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। उपोषण यानी अत्यधिक गर्म वाले क्षेत्रों की फसल है। ये वर्षा आधारित फसल है, बिना बारिश के नहीं हो सकती। क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों दृष्टि में दलहन में चने का प्रथम स्थान है। दाल में तो हम पहले स्थान पूरे विश्व में, हमारे भारत के अंदर मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, लेकिन सारी दालों में चना पहले स्थान पे। बात कुछ समझ में आ रही है। यानी अरहर की बात करें, मूंग की बात करें, मटर की बात करें, इनमें ज्यादा कौन पैदा होता है, तो ज्यादा चना, ठीक है। कैसी, उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, बारिश की इसके लिए पहली आवश्यकता है। क्षेत्रफल और उत्पादन, क्षेत्रफल में भी ज्यादा यही बोया जाता है और उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान है। कहाँ कहाँ होता है भाई साहब, हरियाणा। हाउ डू यू डू रे, हरियाणा, है ना। अपनी ही भाषा में इंग्लिश बोलते हैं, अपनी भाषा में इंग्लिश बोलना कैसे, हाउ डू यू डू रे, है ना। तो हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल लगत क्षेत्रों में कमी आई है। इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। यानी ये जो है हरित क्रांति जब चली तो यहाँ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र में पहले इन स्थानों पर चना होता था, लेकिन अब ज्यादा यहाँ गेहूं बोया जाता है। क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। तो ये तो छोटी बात है, समझ गए आप। आगे देखिएगा, वर्तमान में देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर चने की खेती है। इतनी होगी, 11% तो कुल जो दलहन है, कुल जो दाल की खेती है वो हम कर रहे हैं, तो इतनी होगी 2.8%। चन्ना उत्पादन में विभिन्न राज्यों का क्रम सर्वाधिक घटते क्रम में सबसे ज्यादा चन्ना मध्य प्रदेश।
कितना 45%। फिर चन्ना राजस्थान में 17%, फिर चन्ना महाराष्ट्र में 10 पॉइंट, फिर उत्तर प्रदेश में 7%। वो जो पहले पढ़ा था वो क्या था, वो सारी दालों की बात हो रही थी। उसमें कौन पहले स्थान पर था, मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान। यहाँ कौन है, यहाँ भी मध्य प्रदेश और यहाँ भी राजस्थान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब बात कर रहे हैं हम चने के बाद अरहर की। किसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम तुअर की दाल भी कहते हैं, तुर लिखा हुआ है। देश की दूसरी प्रमुख दाल है। पहली कौन था, अभी अभी निकले थे ना वो भाई साहब, क्या नाम था उन भाई साहब का, श्रीमान चन्ना राम जी 1008, श्री श्री संत महामंत 1008 श्री चन्ना जी पहला स्थान रखते हैं सारी दालों में। दूसरे स्थान पर रखती है अरहर और तुअर। इसलिए अधिकतर आप देखते हैं भारत में थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है चने की दाल, अरहर थोड़ी सी महंगी होती है, तो अरहर दूसरे नंबर पे आती है। इसे लाल चना भी कहा जाता है, बार बार बताए जा रहे हैं हम कि इसे लाल चना कहते हैं, क्योंकि ये चने की तरह दिखती है लेकिन चना नहीं है। चना होती तो पहले स्थान पे होती, लेकिन ये दूसरे स्थान पर है, उससे थोड़ी अलग भी दिखती है। चना जो होता है वो अलग ही कलर का होता है, थोड़ा बड़ा सा होता है, सब जानते हैं यार, इतना क्या बताऊं मैं। अरहर जो होती है वो लाल कलर की होती है लेकिन चने की तरह ही होती है, इसलिए उसे लाल चना प्यार से कह देते। थोड़े से लाल चने दे देना। दुकान वाला कहाँ से सीख के आया है, लर्न एंड शेयर से पढ़ के आया हूँ भाई साहब, है ना। लाल चना इसको ही कहते हैं। और तो और एक चीज और बता के जाता हूँ, इसे पीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पीजन पी भी कहते हैं। यानी अरहर की दाल के इतने नाम, हर हर महादेव, कितने नाम, इतने नाम। अरहर को तुअर की दाल भी कहते हैं, इसे पीजन पी भी कहते हैं, इसे जो है लाल चना भी कहते हैं। दो चार और रख दो इसके नाम, है ना। इतने नाम, इतने निक नाम, इतना प्यार अरहर की दाल से, है ना। चने से इतना नहीं था, ठीक है। नाम से भी जाना जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग में इसकी खेती की जाती है। कितना परसेंट, 2, वो 2 पॉइंट कुछ था, ये मात्र 2% है। क्यों, क्योंकि 11% तो टोटल होती है दलहन, है ना। 2% तो दाल और चना ही लगे, वो 2.5 के आसपास लगे, 2% है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अरहर उत्पादन में विभिन्न राज्यों का क्रम सबसे ज्यादा, नाटक ना कर इसलिए कर्नाटक। अरहर की दाल रेगुलर खा कर्नाटक में, यही कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वही होती है। बिना नाटक के अरहर की दाल कहाँ खाई जाती है, कर्नाटक में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चना मध्य प्रदेश, अरहर कर्नाटक, चावल पश्चिम बंगाल एंड पंजाब। उत्पादन और उत्पादन जमीन के आधार पर ज्यादा उत्पादन और जमीन के आधार पर पैदावार जहां है, सारी चीजों को हम देख रहे थे। गेहूं, आप खुद बताओ, आपके लिए ये सवाल, ठीक है। कर्नाटक, फिर कौन आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। तो अरहर जो है वो दूसरा स्थान रखती है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आपको 3 तो याद करने ही है, ठीक है। मसूर, आहा क्या बात, इतनी अच्छी नहीं होती जितना मैं एंजॉय फील करते हुए बता रहा हूँ, है ना। दालें तो दालें होती है, बोर हो जाता है आदमी खा खा के, भले कितना ही प्रोटीन मिल रहा है ना, लेकिन खेती के लिए अच्छी होती है। खेती के लिए अच्छी कैसे, एक स्थान पर एक ही फसल की फिर दूसरी फसल नहीं कर सकते तो दलहन पैदा कर देते हैं, लेकिन तिलहन भी कर सकते हैं। तिलहन भी बोलेगा, मुझे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोल दो आप, तो तिलहन को बोल देते हैं। तिलहन में वो सारी फसलें आ जाती है जिनसे तिल निकलता है, ये तो बात समझ ही रहे हैं हम। मशहूर उत्पादन में विभिन्न राज्यों का क्रम, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मशहूर की दाल होती है, बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें। फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार। अब ऐसा मशहूर जो है उसमें मध्य प्रदेश, इतना याद रख लो, कुछ भी नहीं है। मूंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राम 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 राम, राजस्थान और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार को भी याद कर लो। उड़द की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी और फिर आंध्र प्रदेश। ये राज्य याद कर लो बस, और कुछ भी नहीं है इनमें। सबसे ज्यादा किसको याद रखना है, चन्ना को, फिर किसका, अरहर की दाल को। चन्ना और अरहर, यानी चन्ना और लाल चन्ना याद रह जाएगा। लाल चन्ना मतलब आप समझ गए, पीजन पी जिसे हम कह रहे थे। उसके बाद मशहूर मध्य प्रदेश, मूंग राजस्थान, उड़द उत्तर प्रदेश। देखो ऐसे याद रखना है, उड़द उत्तर प्रदेश, उड़द से उत्तर प्रदेश अपने आप याद हो जाता है। मूंग राम 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 राम, ठीक है ना। मशहूर, इसमें भी क्या, हाँ मशहूर में तो मध्य प्रदेश में से याद हो रहा है, पक्का याद हो रहा है ना, हो रहा है सर, ठीक है ना, ऐसे कह दो, हाँ हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मसाले, आहा, बिना मसालों की कोई सब्जी मिलती है क्या, बनती है क्या, बनती ही नहीं है। इसलिए मसालों में भारत, मैं कहूं कि भारत पूरी दुनिया में मसाले, कपड़े और लोहे के लिए, 3 चीजों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा। दुनिया को अगर सबसे ज्यादा हमने दिया है तो वो प्यार दिया है,
लेकिन उसके बाद अगर दिया है तो मसाले दिए हैं, उसके बाद दिए हैं तो दुनिया को कपड़े हमने दिए हैं। हमारा अहमदाबाद तो पूरे भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कपड़े के लिए भीलवाड़ा है, ठीक वैसे ही पूरे भारत का मैनचेस्टर कपड़े के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़े अहमदाबाद की बात होती है जो गुजरात में है, ये हम जानते हैं। तो भारत 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहा, उसमें एक है मसाला। कैसे कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एक व्यक्ति आया था चिलचिलाती धूप में। ऐसा कौन सा व्यक्ति आया सर जो चिलचिलाती धूप में आया? मैं बात कर रहा हूँ मई की उस चिलचिलाती धूप में 1498 की। भारत में एक बंदरगाह पड़ता है इस स्थान पर, केरल के यहाँ, जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। बिल्कुल काला कट दिखाई देता है ना। उस कालीकट बंदरगाह से मई के महीने में 1498 में एक व्यक्ति की एंट्री होती है यहाँ से, और ये पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। और इस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है वो यहाँ से भारत में घुसा, उसने भारत की खोज की, आप सब जानते हैं। जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वैसे वास्को डिगामा ने भारत जमीन को खोजा था, इसलिए भारत की खोज करने वाला माना जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं थे कि पहले भारत नहीं था, उसने बताया ये है, ठीक है ना। तो वास्को डिगामा जो गया था वापिस, तो यहाँ से जाते समय ये मसाले लेके गया। क्या लेके गया? ये मसाले लेके गया, और ये काली मिर्च लेके गया। क्या लेके गया? काली मिर्च। और इसने मजे की बात सुनो, काली मिर्च को जब इसने पुर्तगाल में यानी पुर्तगाल देश में जाकर इसने जब काली मिर्च को बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ। इसको फायदा कितना हुआ? 60 गुना मुनाफा। और फिर धीरे धीरे सारे पुर्तगाली भारत आने लग गए। फिर स्वीडिश आए, फ्रांसीस आए, डच आए, स्पेनिश आए, और फिर आए यूरोपीय कंपनियों के जो दरबारी कवि बने बैठे थे वो अंग्रेज, और भारत को पूरी तरह से जो है इस सोने की चिड़िया को पीतल का चिड़ा बना के छोड़ गए, लूट गए पूरी तरह से। तो ये मसाले जो है हमारे लिए घातक भी साबित हुए, लेकिन मसाले हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें ये याद रखना है। आप समझ गए ना, मसाले वास्तव में ज़्यादा होते हैं। मसाले की वजह से इतनी बड़ी कहानियाँ हो गई यहाँ पे, भारत इतना गुलाम रह गया। मसाले के लिए आए थे, व्यापार जो करना था मसाले का करना था। फिर कपास जैसी फसलों का शुरू हुआ, यहाँ चाय पीना सिखा गए। यानी हम चाय पीना नहीं जानते थे, कॉफ़ी पीना नहीं जानते थे, कॉफ़ी तो ब्राज़ील की है। काजू खाना भी नहीं जानते थे, वो भी पुर्तगाली लोग लेकर आए काजू सबसे पहले। और तो और सुनो, तंबाकू जो होती है, बीड़ी सिगरेट हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं था, पुर्तगाली लेके आए यहाँ पे, है ना। कहीं मिल जाए ना पुर्तगाली पकड़ के पीटना। आज जो धुआं जो सिगरेटों का आपको दिखाई दे रहा है वो सारा पुर्तगालियों का किया जा रहा है। चाय की चुस्कियाँ जो चल रही है वो सारा यूरोपीय अंग्रेजों का किया हुआ है। चाय कॉफ़ी जो चल रही है, क्योंकि कॉफ़ी में होता है कैफीन और चाय में होता है थीन। थीन जो होता है थकान भगाता है, और कैफीन जो होता है वो नींद भगाता है। इसलिए जो यूपी बिहार के बच्चे पढ़ते हैं वो कॉफ़ी के अंदर थोड़ी सी चाय मिला लेते हैं, नींद भी भाग जाती है और थकान भी भाग जाती है। तो चाय और कॉफ़ी भी हम पढ़ने वाले हैं इसी ही चैप्टर के अंदर, है ना। तो अगला लेक्चर उसका ले लेंगे अपन, ले या नहीं ले अगला लेक्चर उसका बताना। चाय कॉफी और तंबाकू ये ले लेंगे अगला लेक्चर, ठीक है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। खुद भी काम में ले लेता है मसाले और दुनिया को भी दे देता है। भाई साहब थोड़ा स्पाइसी बना देना, यानी बहुत तीखा, खुद भी खाता है दुनिया को भी बेचता है। लोग हमें पता नहीं क्या सिखा के गए, हमने लोगों को जो है मसाला खाना सिखा दिया। ये भी अच्छा किया हमने। यहाँ उष्ण कटिबंधीय काली मिर्च से लेकर, देखो सबसे पहले किसका नाम आया? काली मिर्च का, क्योंकि ये वो है जिसके पीछे इतनी बड़ी कहानी हो गई, देश इतना गुलाम रह गया, वो काली मिर्च है। और ये बात इतिहास में कोई नहीं करता, मैं आज भूगोल में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? भूगोल में। इतना गुलामी का दंश झेलाने के पीछे ये काली मिर्च है। ना तो वास्को डिगामा आता, ना यहाँ से काली मिर्च ले जाता, ना सारे पुर्तगाली आते, ना फिर अंग्रेज आते, और ना भारत में मसाले होते, तो हम इतने गुलाम नहीं होते। होते क्या? बिल्कुल नहीं होते। इसलिए काली मिर्च का होना दर्दनाक है भाई, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय केसर तक की खेती की जाती है। केसर भी भारत में होती है भाई साहब, केसर बहुत महंगी होती है ना। कई जगह होटलों पे लिखा रहता है यहाँ केसर वाली चाय मिलती है ना, एक यूं लाल लाल पाउडर डाल देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। 10 रुपये में कौन केसर देगा भाई साहब, है ना, ठीक है ना। भारत में गरम मसाले की खेती मुख्यतः केरल में। ये देखो मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसके अर्थ आपको मिल रहे हैं। काली मिर्च, पूरी कहानी काली मिर्च के पीछे है वास्को डिगामा की, केरल में। और ये घुसा कहाँ से? कालीकट बंदरगाह। कहाँ है कालीकट बंदरगाह? केरल में। इसका मतलब बात तो सच है, ये पूरी कहानी काली मिर्च के पीछे ही हुई है।
तथा कर्नाटक में मलाबार तट पर की जाती है। भारत में गरम मसाले की सबसे ज्यादा खेती कहाँ है? केरल में, और तटों पर की जाती है, मालाबार तट पर की जाती है। तो यह है मसाले, ठीक है। भारतीय मसाले शोध संस्थान, यानी भारत में मसालों पर भी शोध किया जाता है। इस मसाले को इसमें मिलाया जाता है, उसको इसमें मिलाया जाता है, कई मसाले के बीजों में शोध किया जाता है, फिर एक नया मसाला बनाया जाता है और दुनिया को पागल बनाने के लिए, है ना। मसाले का भी रिसर्च होता है, एक ट्रेनिंग होती है, और वो केरल में ही होती है भाई। कहाँ होती है? क्योंकि वास्को डी गामा का पोता पड़पोता जो भी है वापस नहीं आ जाए, उसको वहीं पीटना है पकड़ के, तो उसको पकड़ के वहीं ट्रेनिंग दे देते हैं कोझिकोड में। कहाँ दे देते हैं? कोझिकोड। कोझिकोड केरल में मसालों की ट्रेनिंग होती है, इसलिए सेंटर का नाम क्या है? भारतीय मसाला शोध संस्थान। कहाँ है? पक्का लिख ले भैया। एक वो बच्चा पढ़ाता है यूट्यूब पे, वो लिख ले भैया, है ना, लिख ले भैया। निखिल निखिल पता नहीं कौन ऐसा बच्चा है, लिख ले भैया, है ना। डांस करते, एक सर तो ऐसे जो डांस कर करके पढ़ाते हैं ना, अलग अलग अजीबो गरीब दुनिया है। लेकिन मसालों के बारे में अगर कोई ट्रेनिंग देता है तो वो कोझिकोड कौन है? केरल में है। ये एक स्कूल है जहाँ पे मसालों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मसाले, रिसर्च होता है कुल मिला के मसालों पे। और ये जो जगह है मैंने बता ही दिया। मैं आपको इस पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कौन? अब आप कहेंगे सर आप केरल केरल कर रहे हो, अब कर्नाटक है। लो भाई साहब, केरल अब दूसरे स्थान पर है। अब कर्नाटक से वो घुस नहीं पाया, इसमें मेरी गलती है क्या? वो घुसा केरल से, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप, है ना। जान लोगे कि बेचारी घुस गया कोई ना, उसको पता नहीं था, उसको जहां से रास्ता मिला, जहां से दर्रा मिला, जिस पानी से वो आया था, घुस गया। दर्रा नहीं भाई, उसको बंदरगाह मिला, है ना। तो केरल से घुसा, लेकिन कर्नाटक पहले स्थान पर है। काली मिर्च में कर्नाटक पहले स्थान पे, मसालों की बात करें, और केरल दूसरे स्थान पे, ठीक है। लाल मिर्च, भारत में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। लाल मिर्च में किसका? आंध्र प्रदेश का। काली मिर्च में कर्नाटक और उसके बाद केरल, ठीक है ना। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दूसरा भी लिखा है, ठीक है। हल्दी के उत्पादन में तेलंगाना, है ना। कौन है भाई? तेलंगाना। हल्दी जब लगाई जाती है, शादी होती है जब, आप देखते हैं तो उसमें तेल वेल मिक्स करके उसका गोल बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं जाता है? इसलिए तेल मिक्स किया जाता है हल्दी में, और हल्दी की सब्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल और घी लगता है, इसलिए तेलंगाना याद रखना है। हल्दी मतलब तेलंगाना, काली मिर्च मतलब केरल और कर्नाटक, लाल मिर्च मतलब आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च आंखों में डाल दो आदमी अंधा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए आंध्र प्रदेश याद हो जाता है। बिल्कुल याद हो जाता है ना। अरे इतनी आसान चीजें हैं। अदरक के उत्पादन में असम, ऐसे अदरक और ऐसे असम, फिर महाराष्ट्र। इलायची वृक्ष के लिए 14 से 32 सेल्सियस का तापमान चाहिए। महंगी आती है इसलिए इसके बारे में हमने तापमान भी लिखा है। 150 मीटर से 600 मीटर तक वार्षिक वर्षा इसको चाहिए। ये पॉइंट नहीं है भैया ना, इसको इसी में ले लेना आप। इलायची के वृक्ष के लिए 14 से 32 सेंटीमीटर की क्या चाहिए? तापमान चाहिए, और 150 से 600 सेंटीमीटर की वार्षिक। देखो कितना, 600 सेंटीमीटर। क्यों लिया मैंने इसको? इनका तो नहीं लिखा है, क्योंकि इलायची के लिए 600 सेंटीमीटर बारिश बहुत बड़ी बात होती है। 600 सेंटीमीटर अपने आप में एक मायना रखती है, इतनी इसको बारिश चाहिए। तो आप ही बताओ, इलायची के बारे में लिखना जरूरी था कि नहीं था? 100 से तो 150 से तो शुरू होती है, जहाँ बेचारा चावल 100 पे खत्म हो रहा था, बाजरा 50 सेंटीमीटर पे खत्म हो रहा था, और गन्ना जो है 120 सेंटीमीटर में खत्म हो रहा था, चावल 75 पे ही खत्म हो रहा था। ये 150 से तो शुरू हो रहा है, इतनी बारिश इसको चाहिए। तो आप ही बताइए, इलायची को लेना था कि नहीं लेना था? बिल्कुल लेना था। इससे आगे अगर हम देखें तो बहुत प्यारी चीज आप देख रहे हैं, भारतीय इलायची के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, और उस रिसर्च सेंटर में इलायची पर रिसर्च होता है। किस पर रिसर्च होता है? इलायची पर। यानी अच्छी इलायची और भारत में कहाँ पैदा हो सकती है, और जो इलायची उसकी क्वालिटी को और कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे मसाले के लिए कोझिकोड केरल के अंदर सेंटर बनाया गया था ट्रेनिंग के लिए, वैसे ही भारत में इलायची के लिए एक शोध संस्थान बनाया गया है, और वो है मिलाडुम्बार इडुक्की केरल में। देखो कहाँ है? मिलाडुम्बार इडुक्की केरल में, है ना। तो आप याद कर लेना इसको। इलायची के उत्पादन में क्रम से केरल, सिक्किम और कर्नाटक, यानी पहले स्थान पर कौन? केरल, फिर कौन? सिक्किम, और फिर कौन? कर्नाटक, मात्र 6%। यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ तक। अगर मैं लाल मिर्च की बात करूं तो आपके माइंड में खट करते ही लाल मिर्च आंख में डालने से आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश है। कौन है भाई? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मैं लाल मिर्च के बाद अदरक की बात करूं, याद करो फटाफट से, क्या था? असम। इसके बाद और क्या लिया था हमने? हल्दी।
हल्दी में क्या डाला जाता है? तेल, इसलिए तेलंगाना। बहुत आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ हमने बार बार ज़्यादा फोकस करके पढ़ी थी, वो थी काली मिर्च। काली मिर्च, और ये पहले स्थान पर कौन? हमेशा कर्नाटक करना है, केरल कतई नहीं करना है। ये अलग बात है कि केरल जो है वो दूसरे स्थान पर आता है इसमें। तो ये 1 मसाला, 2 मसाला, 3 मसाला और 4 मसाला। इलायची जो है हम देख ही रहे हैं, इलायची जो है वो सबसे, इसका जो वृक्ष होता है उसका जो तापमान होता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलायची की है बारिश। 600 सेंटीमीटर मुझे यही मिला जिसको सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें देखने के बाद लौंग की हम बात करते हैं। लौंग भी कहाँ है? केरल में। केरल में कोट्टायम और कोल्लम जिला जो है, कोट्टायम और कोल्लम जिला, वहाँ सबसे ज़्यादा लौंग होता है। तमिलनाडु की नीलगिरी और कन्याकुमारी जिले में भी इसकी खेती की जाती है। तो लौंग में आपको सिर्फ केरल और तमिलनाडु याद रखना है ना, लौंग केटी, बस इतना याद रख लो। लौंग तो जानते होंगे चाय में डाला जाता है, और ये देखो इमेज देख लो आप, ये इस प्रकार का होता है लौंग, बहुत हीट क्रिएट करता है। मैं तो कहता हूँ कि नहीं पीना चाहिए बच्चों को, लौंग जो है नुकसान भी करता है बॉडी में। चाय में टेस्ट के लिए डाल देते हैं, अचार वगैरह डाले जाते हैं उनमें भी डाला जाता है। तो लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ? केरल में। भारत विश्व में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भाई साहब एक मीनाक्षी दे दो, कहते हैं ना दुकान पे जाके, भाई साहब एक काली सुपारी दे दो, धौली सुपारी दे दो, पता नहीं कौन कौन सी सुपारियाँ चलती है ना, चलती है कि नहीं चलती है? क्योंकि भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है सुपारी देने में, है ना। सुपारी एक तो वो होती है जो किसी को टपकाने के लिए दी जाती है, भाई साहब इसको कल टपका देना, सुपारी दे दी, है ना। एक बार मेरे को एक दोस्त ने कहा, मेरे को किसी ने किसी की सुपारी दी है, मैंने कहा ठीक है तू उसको आंवला दे दे, होता है कि नहीं होता है। तो सुपारी उत्पादक में भारत सबसे बड़ा देश है। भारत में कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत तो सबसे आगे है ही, लेकिन भारत में सबसे आगे कौन? कर्नाटक, है ना। तो सुपारी खाने के फालतू के नाटक नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। सुपारी खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए, गलत है। ये तंबाकू से कम नहीं होती है, सुपारी खाने की लत भी तंबाकू से कम नहीं होती है। बताओ तंबाकू कहाँ से आई? पुर्तगाल से। और क्या आया? काजू आए थे भाई साहब वहाँ से, काजू भी वहाँ से आए, तंबाकू भी वहाँ से आई। कॉफ़ी कहाँ से आई? ब्राज़ील से आई, ठीक है ना। तो ये गलत चीज़ें हमें अंग्रेज सिखा गए, काजू अच्छी चीज़ सिखा गए। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल एवं असम अन्य प्रमुख उत्पादक के राज्य हैं, ठीक है। तो ये खाली स्लाइड, और ये बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यानी कि यहाँ हमने क्या देखा? दालें देखी और मसाले देखे। क्या देखें? मसाले। अब तिलहन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और भी कई फसलें हैं, चाय, कॉफ़ी और तंबाकू है। यानी 2-3 लेक्चर इस चैप्टर के और आने वाले हैं, सारे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हैं। आपको मज़े के साथ बस पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे ये बताइए कि ये जो लेक्चर आ रहे हैं इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लर्न एंड शेयर का आज का जो चैनल है उसको आज पक्का ज्वाइन आपको करना है, और आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करते हुए अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। बैकलॉग को नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी का हो जाता है तो बार बार कमेंटों को देख के मुझे यही लगता है, अगर किसी का बैकलॉग वास्तव में बढ़ गया है तो सिर्फ संडे को उसे लो, बाकी उसे मत छेड़ो आप। बाकी जो लेक्चर आ रहे हैं उनको कंटिन्यू देखते रहो। मिलते हैं एक और शानदार लेक्चर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।